हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टैकोमेट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो, अब हम लोग को अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पढ़ना है? प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या किया था, केमिकल रिएक्शंस में मोल कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी। ठीक है, मीन्स मोल कॉन्सेप्ट को केमिकल रिएक्शन में हम लोग कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट किससे करते हैं? एक नया टर्म है, ध्यान दीजिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो चलो बच्चों, उसके लिए मैं एक छोटा सा चीज बताता हूं आपको, एक छोटी सी कहानी टाइप की। कहानी क्या है, मतलब हमें उससे सीखना है, बस ये ध्यान रखना है हम लोग को। देखो, जैसे मान लो कि आपके घर में कुछ गेस्ट्स आने वाले हैं, आपके घर में कुछ गेस्ट्स आने वाले हैं, और गेस्ट आते हैं तो आप कैसे उनका कैसे सत्कार करते हो? चाय, नाश्ता, पानी ये सब दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि गेस्ट आने वाले हैं और अभी आपकी मम्मा को क्या हुआ, पता चला कि उनको कहीं जाना है, बाहर ज़रूरी काम आ गया, उनको बाहर जाना है। तो उन्होंने वो आपको किचन में ले जाती हैं और वो आपको बताती हैं कि देखो बेटा, अगर जो गेस्ट आ रहे हैं उनको आपको क्या करना है, चाय पिलाना है। चाय पिलाना है, तो अब चाय पिलाना है तो चाय बनेगी कैसे, क्योंकि मम्मा तो रहेंगी नहीं, तो चाय बनाने के लिए आपको अभी को बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, आपको चाय बनाना सिखाया। उन्होंने बोला देखो बेटा, आपको चाय बनानी है, एक आदमी की चाय मैं बना के चाय बनाना मैं बता दे रहा हूँ, जितने आदमी आएंगे उस हिसाब से चाय बना देना। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, देखो बेटा, एक आदमी की चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 1 कप मिल्क चाहिए। 1 कप चाहिए, क्या मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, और इसमें क्या मिलाना है, 50 ग्राम शुगर, 40 ग्राम शुगर मिलाना है। तो इससे क्या बन जाएगी, 1 कप टी मिल जाएगी। इसमें चाय पत्ती आप डाल लेना, 1 कप टी बनेगी 1 पर्सन के लिए, 1 पर्सन। ठीक है, तो उन्होंने ये बता दिया कि देखो बेटा, आपको एक आदमी अगर होगा, एक गेस्ट आएंगे तो आपको 1 कप दूध लेना है, 50 ग्राम चीनी लेना है, तो इससे 1 कप चाय बनेगी। अब जितने आदमी होंगे उसके हिसाब से अपनी चाय बना लेना। इसका मतलब है कि अगर 2 आदमी आ गए तो 2 कप मिल्क चाहिए, 100 ग्राम चीनी चाहिए, जिससे 2 कप चाय बनेगी। ठीक है, अब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया और वो चली गई अपना काम करने। अब क्या हुआ, अब जब गेस्ट आए, अब कौन आया, गेस्ट आ गए। गेस्ट आ गए, अब ये घर में वहां से अकेले। अब इन्होंने देखा कि कितने लोग आए, 2 पर्सन आए। अब इन्होंने देखा कि 2 पर्सन आए हैं। अब क्या होगा, अब इनको चाय बनाना था। तो अब ये गए किचन में। ये कहाँ गए, किचन में गए। अब किचन में देखते हैं, ये किचन में इन्होंने देखा कि दूध जो था ये 1 कप ही दूध था। दूध कितना था, 1 कप ही दूध था। चीनी जो थी वो थी 100 ग्राम। चीनी जो थी 100 ग्राम थी। इन्होंने देखा कि दूध कितना है भाई, 1 ही कप दूध ही था, चीनी 100 ग्राम थी। अब ये बताओ कि आप वो चाय कितनी बनाएगा, कितने कप चाय बनाएगा।
तो अब ये बात मत करना कि सर दूध 1 कप है उसमें 1 कप पानी मिलाएगा फिर चाय बना देगा, वो बात नहीं करनी। मतलब हम एक समझाने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है। तो आपको स्टैंडर्ड है कि 1 कप चाय बनानी तो 1 कप दूध चाहिए, अगर 2 कप चाय बनानी 2 कप दूध चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या होगा, 1 कप दूध है, 100 ग्राम चीनी है, तो चाय कितने कप बनेगी? तो चाय जो होगी इससे बनेगी 1 ही कप चाय बनेगी, 1 ही कप चाय बनेगी, 1 कप चाय ही बनेगी। ठीक है, तो अब देखो यहां से ये क्या समझ में आता है हम लोग को। देखो चाय कितनी बनेगी कौन डिसाइड किया? दूध डिसाइड किया। चाय कितनी बनेगी ये कौन डिसाइड किया? जो लेस अमाउंट में था, जो लेस अमाउंट में था उसने डिसाइड किया चाय कितनी बनेगी। और चीनी कितना बचेगा, रिमेनिंग शुगर, चीनी कितना बचेगा ये भी कौन डिसाइड करेगा? यही 1 कप दूध डिसाइड करेगा। मतलब 1 कप चाय बनानी तो 1 कप दूध लिया, इसमें 50 ग्राम शुगर यूज कर लिया। ठीक है, तो 50 ग्राम क्या बच गया? बच गया चीनी। मतलब अब कितना ये बचेगा ये भी डिसाइड कौन करेगा? आपका लेस अमाउंट वाला ही डिसाइड करेगा। तो देखो अब लिमिटिंग रिएजेंट भी यहीं से सीखो, इसी एग्जांपल से समझो कि लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम होता है, जो कम होता है। ये मतलब अगर यहां एग्जांपल के रूप में देखें तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो ज्यादा होता है उसको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये एक्सेस रिएजेंट होगा, और ये हमारा क्या है? ये तो हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आया कि जैसे ये केमिकल रिएक्शन ही एक तरीके से है मान लिया, तो केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो लिमिट में होता है, जो लिमिट में होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और ये लिमिट वाला ही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, और जो दूसरा है वो कितना बचेगा वो भी डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। समझ गया? इस एग्जांपल से आपको चीज समझ में आई? चलो इतना समझ गए, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। समझ गया ना? चलो अब हम इसको इरेज करते हैं, और अब हम आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन है क्या। तो चलो लिखिएगा, इसको हम लोग LR से डिनोट करते हैं, LR लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलिए क्या लिखना है? रिएजेंट which is present in the limit, which is present in limit। जो लिमिट में प्रेजेंट होता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और क्या होता है? which consumes first इन द रिएक्शन, और जो सबसे पहले कंज्यूम होता है रिएक्शन में उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। विच कंज्यूम्स फर्स्ट इन द रिएक्शन, विच कंज्यूम्स फर्स्ट इन रिएक्शन, जो पहले खत्म होता है। जैसे वहां पे क्या था, वहां पे आपने चाय बनाई तो पहले दूध खत्म होगा ना, दूध आपने लिया 50 ग्राम, 1 कप दूध लिया, 50 ग्राम चीनी लिया, चाय तो बन गई 1 कप, लेकिन दूध तो खत्म हो गया, अभी चीनी बचा हुआ है। तो जो केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम होता है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और जो लिमिट में होता है, जो लिमिट में होता है, जो हमें पता है कि ये इतना ही है, तो वो डिसाइड करेगा कितना कप चाय बननी है। ठीक है, चलो अब इसी के आगे अगली हेडिंग डाल लो कि एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट को हम लोग ER से डिनोट करते हैं, एक्सेस रिएजेंट। तो ये क्या होता है?
सेम वही रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो एक्सेस में होता है, ज्यादा होता है, रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसी को हम लोग एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, एंड विच इज लेफ्ट इन द केमिकल रिएक्शन, एंड विच इज लेफ्ट इन केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बच जाता है। कंज्यूम कौन होता है, एलआर होता है, एलआर कंज्यूम होता है, लेकिन ईआर क्या होता है, लेफ्ट, बच जाता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, amount of product formed is decided by LR। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना अमाउंट आपका एक्सेस रिएजेंट बचेगा, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, बचता है, तो कितना अमाउंट एक्सेस रिएजेंट बचेगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये एलआर डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, दोनों के डिफिनीशन नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे इसको हम लोग फाइंड करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलो, देखो, जो हमारी एलआर प्रॉब्लम्स होंगी, लिमिटिंग रिएजेंट की जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो हमारी एलआर प्रॉब्लम्स होंगी, सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या है, पहली कंडीशन होगी 2 और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स होने चाहिए इन्वॉल्व। मतलब एलआर के प्रॉब्लम्स में एक रिएक्टेंट पे एलआर नहीं होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, वो तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम में आपको दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, एनी वन ऑफ देम मे बी इन लिमिट एंड इट इज कॉल्ड एलआर। एनी वन ऑफ देम is in limit and it is known as LR। इसमें से कोई एक लिमिट में होगा जिसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, कोई भी एक लिमिट में हो सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, LR decides the product and left excess reagent। और LR ही है वो जो डिसाइड करेगा कि कितना आपका प्रोडक्ट बनेगा और कितना एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बचेगा, ठीक है। ये समझ गए। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमने एक ए लिया और एक बी लिया, एक ए लिया एक बी लिया। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और आपको क्या मिलता है, सी मिलता है 1। और ये आपको पता है, ये हमने बता दिया कि ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई करने के लिए आपको ये भी करना है कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा,
तभी आप लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर पाओगे। तो देखो, जैसे मान लिया कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें गिवन है और हमने मान लिया कि इसका जो है 5 मोल लिया हुआ है, इसका हमने 10 मोल लिया हुआ है, इसका हमने 5 मोल, इसका हमने 10 मोल। तो अब पूछ रहा है कि कितना ये C बनेगा, कितना C ये बनेगा। तो अब अगर बात करें तो देखें कि सबसे पहले कौन मात्रा में कम है वो डिसाइड करेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। सबसे पहले कौन खत्म होगा। देखो, ये 5 इस 5 से मिलेगा तो ये तो खत्म हो गया, बाकी ये 5 बच गया। तो ये समझ में आ गया कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये क्योंकि ज्यादा है इसलिए इसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। और ये C कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। और यहां से ये पता चल रहा है कि ये भी आपका कितना बनेगा, 5 मोल ही बनेगा। तो ये और ये कितना बच जाएगा ये भी पता चल जाएगा, 10 - 5, ये 5 मोल हमारा बच जाएगा। तो इस तरीके से ये हम समझ सकते हैं कि LR की प्रॉब्लम कैसी होंगी और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको स्टेप वाइज बताते हैं कि कैसे आपको चीजें फाइंड करनी होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम सीखते हैं कि LR को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं। अब इसको सीखते हैं हम लोग। अब इसको सीखने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है 2A + 3B, ये आपको क्या दे रहा है, 4C + 5D दे रहा है। और ये पता है हमको कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये हमने गिवन कर दिया है, दे दिया है। अब ये क्या कहता है कि अगर मोल्स ऑफ A 10 दिया हुआ है, मोल्स ऑफ B 50 दिया हुआ है, तो कहता है देन फाइंड आउट द LR, आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, एंड मोल्स ऑफ C एंड मोल्स ऑफ D फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन LR फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, हम स्टेप वाइज आपको सर्टेन स्टेप्स में चीजें बताते हैं, आप इसको याद रखेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट हमें पहले पता करना है वेदर इट इज LR प्रॉब्लम और नॉट, वेदर इट इज LR प्रॉब्लम और नॉट। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम पता करेंगे कि ये LR की प्रॉब्लम है भी कि झूठी मूठ का हम LR लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे पता करना है। देखो, पता करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम लोग जो हमारा रिएक्टेंट है इसके लिए स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, SC का मतलब स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A और स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B का रेशियो फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये काम करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे रेशियो क्या आया, इसका 2 है, इसका 3 है। ये तो हमारा स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो आ गया। अब इसके बाद इधर हम निकालेंगे मोल्स का रेशियो, मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B। इसका रेशियो निकाला तो इसका आया 10/50, दैट मीन्स 1/5 आ गया। अब देखो, जब ये दोनों चीज हमने निकाल ली, अब देखो इफ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A अपॉन स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B का रेशियो जो है, अगर ये डज नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B आता है, अगर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट A का और B का जो रेशियो है, अगर मोल्स ऑफ A और मोल्स ऑफ B के रेशियो के इक्वल नहीं आता है, देन इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ LR। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, अब यहां देखो 2/3 1/5 के इक्वल है क्या, नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा LR का प्रॉब्लम है। ये पहली चीज हमें पता चल गई कि हम केमिकल इक्वेशन, अब यहां पे ये दे दिया ना LR फाइंड करने के लिए, अगर ये नहीं बोलता
और आपको बोल देता मोल्स ऑफ सी और मोल्स ऑफ डी निकालो, तो सबसे पहले आप एलआर चेक करेंगे कि एलआर की प्रॉब्लम तो नहीं ना है कहीं, क्योंकि एलआर फाइंड करने की एलआर की प्रॉब्लम होगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो ये तो हमारा स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 पे चलते हैं, स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या होगा, फाइंड आउट एलआर, फाइंड आउट। अब पता करेंगे हम लोग कि इसमें से एलआर कौन है, 2 रिएक्टेंट दिया गया है, अब इसमें से एलआर कौन होगा, अब इसको हमें पता करना है। तो अब इसका एक शॉर्टकट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक है क्या, देखो हमें क्या करना है, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसका लोवेस्ट होगा, मोल्स अपॉन उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसका लोवेस्ट होगा, वही हमारा क्या होगा, एलआर होगा, वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, ये क्या हो गया, ए के मोल्स कितने थे भाई 10 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था 2, ये तो वैल्यू आ गई 5। और यहाँ पे देखा जाए मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, ये क्या आ गया 50/3। अब देखो ये तो 5 है और ये 16 पॉइंट समथिंग 6 है, तो देखो ये छोटा इसमें कौन है भाई, आपको छोटा कौन दिख रहा है, ये 5 ही दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है ये हमारा डिसाइड कर रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए है। अब यहां से एक चीज हमको पता चल गई कि लिमिटिंग रिएजेंट ए है, इसका मतलब ए हमारा पहले कंज्यूम होगा, ए हमारा पहले खत्म होगा। ठीक, अब आ जाओ स्टेप 3। अब स्टेप 3 में हमारा क्या होगा, फाइंड आउट प्रोडक्ट, फाइंड आउट प्रोडक्ट। अब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि कितना बनना है। तो अब देखो ये कौन डिसाइड करेगा, अब प्रोडक्ट कितना बनना है ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा ए। तो अब इसमें और इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो देखो लगाते हैं, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। तो यहां से देखो क्या हो गया, यहां से मोल्स ऑफ ए कितना है, मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना आया था भाई 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी, तो ये तो हमें निकालना है, अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है, तो यहां से मिल गया मोल्स ऑफ सी कितना मिल गया भाई 20। ये देखो पहला हमारा मिल गया कि मोल्स ऑफ सी कितना होगा, सी के मोल्स कितने होंगे ये हमको पता चल गया। अब यहीं पे हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ बी भी निकालना है, तो डी भी निकालना है। तो हम फिर यहाँ पे अब इसके किसके बीच में लगेगा, मोल कॉन्सेप्ट लगा दीजिए ए और डी के बीच में। क्यों, क्योंकि ए ही डिसाइड करेगा कि डी कितना बनना है। अब इसका रोल खत्म हो गया, ये तो एक्सेस रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। अब ये भी रिएक्शन में कुछ बचेगा, ये भी हम बाद में निकालेंगे कितना बचेगा। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। अब बताओ इसका रेशियो कितना आया था 5, अब मोल्स ऑफ डी हमको निकालना है और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया है 5, तो यहाँ से मोल्स ऑफ डी क्या आ गया भाई 25। ये हमारा मिल गया मोल्स ऑफ सी और मोल्स ऑफ डी। तो चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो ये स्टेप्स मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्वेश्चंस को स्टेप वाइज पहले चलो, बाद में आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको तो विद इन 15-20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वहां पे आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो खुद ही शॉर्टकट तरीके आप सीख लोगे अपने से खुद ही। देखो क्या होता है कि अगर मैं कोई शॉर्टकट तरीका बताऊंगा तो वो मेरी उपज होगी ना, वो मुझे समझ में आएगी, आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी वो आपकी प्रॉब्लम है।
तो आपको अगर समझनी है तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो जब वो कब बनेगा, जब आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा, अरे यार ये जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इनको हम इस तरीके से कर ले तो जल्दी हो जाएगा, तो आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है बेटा। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम होगा कि सबसे पहले फाइंड करो कि लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है कि नहीं है। सबसे पहले फाइंड करना होगा कि ये एलआर का क्वेश्चन है कि नहीं है। जब ये फाइंड कर लिया एलआर क्वेश्चन है, तो फिर उसके बाद फाइंड करोगे कि एलआर कौन सा है, लिमिटिंग रीजेंट कौन है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। तो जब ये फाइंड हो गया कि एलआर कौन है, तो अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जो रिएक्शन के लिए मोल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, अब हम उसको लगाएंगे और बाकी का प्रोडक्ट का मोल्स पूछा होगा तो मोल्स निकालेंगे, वेट पूछा होगा तो वेट निकालेंगे, वॉल्यूम पूछा होगा तो वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हम निकालना सब कुछ सीख चुके हैं। समझ आ गया? चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन क्या अच्छा है, मैंने समझाने के लिए अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ था। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब हम बात करते हैं जो हमने डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड किया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या करना होगा। डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ divide the given moles of reactant with their stoichiometric constant and reactant for which the ratio is minimum. The ratio is minimum is LR. Is LR. मतलब कि हमें सबसे पहला काम क्या होगा कि जो भी आपको रिएक्टेंट दिए गए हैं उसके मोल्स को उसके स्टैगमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, और जिस रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो मिनिमम आएगा वही हमारा क्या होगा, एलआर होगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इससे हम लोग ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। नोट कर लिया? चल हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को एकदम सीख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है if 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेंट, if 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विथ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगर 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किससे, 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, फाइंड आउट द वेट ऑफ प्रोडक्ट। फाइंड आउट द वेट ऑफ प्रोडक्ट। वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। जो प्रोडक्ट बना उसका वेट हमसे पूछ रहा है कि कितना वेट वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो चलो अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो अब इस क्वेश्चन से, अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे, अभी तो मैंने प्रीवियस में जो लिया था वो समझाने के लिए लिया था, अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे अब आपको उसमें बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन लिखना। जब केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, फिर उसको बैलेंसिंग करेंगे, तब ना हम एलआर के बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो आपको अब ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा। जब इतना पता होगा तब तो हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। तो देखो
हमने लिया एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, जब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब हमारा काम रिएक्शन तो हमारा हो गया, अब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि हमें एलआर की प्रॉब्लम के लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए। अब देखो बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन देखा 3 है, तो इसको हमने इवन बनाया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन उधर 6 हो गए, अब इधर ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया, 6 हो गए। अब वहाँ पे एल्यूमिनियम देखा 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखो, अब पहले पता करेंगे स्टेप 1 हमारा क्या था कि फाइंड आउट एलआर की प्रॉब्लम है कि नहीं है, एलआर है कि नहीं है ये पता करते हैं। एलआर की प्रॉब्लम है या नहीं है पहले ये पता करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो देखा तो क्या आया भाई 4/3, ये 4/3 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, जो दिया गया उसके मोल्स का रेशियो निकालते हैं, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं। अब यहाँ तो मोल्स हमें नहीं दिया, हमें वेट दिया हुआ है, तो मोल वेट को मोल में बदलना हमें आता है। गिवन मास 54 ग्राम अपॉन मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, तो ये हो गया अपॉन ऑक्सीजन का वेट कितना दिया 160 और इसका मास 32, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2/5। अब देखो यहां पे क्या ये बराबर है, क्या यहां पे क्या ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2 डज नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मोल्स ऑफ O2, ये बराबर नहीं आए। इसका मतलब ये हमारी जो प्रॉब्लम है एलआर की प्रॉब्लम है। अब ये समझ में आ गया कि हमारी एलआर की प्रॉब्लम है, ये हमारा पहला स्टेप था। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब हमारा क्या स्टेप होगा कि एलआर को फाइंड करना। एलआर फाइंड कैसे होगा कि मोल्स अपॉन उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लेते हैं दोनों रिएक्टेंट का, जिसका कम होगा वही हमारी एलआर होगी। तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम, इसका रेशियो देखा तो मोल्स कितने थे भाई, 2 मोल थे, 1 मिनट, हाँ 2 मोल्स थे एल्यूमिनियम के अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 था, तो ये 1/2 आ गया। आप निकालिए मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2, इसका रेशियो देखा तो इसका तो आ गया मोल्स 5 आ गए, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 आ गया। अब देखो ये तो 1 से बड़ा है, ये तो 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, तो छोटा कौन हुआ, ये, तो इसका मतलब एलआर कौन हुआ, एल्यूमिनियम क्या हो गया हमारा एलआर हो गया। मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एलआर हो गया। जब ये हमारा एलआर हो गया, अब हमें ये पता चल गया कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। जब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो अब हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे और हम फाइंड करेंगे क्या कि प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या पूछा था, फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट का वेट कितना बनेगा ये पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो देखो क्या होगा, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Al2O3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Al2O3, ये लिखेंगे। अब देखो ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये क्या है 1/2, ये रेशियो तो 1/2 आ चुका है। अब आ जाओ इधर, इसके मोल्स निकालने हैं तो ये हमें निकालने ही है, मोल्स ऑफ Al2O3 तो हमें निकालना ही है, अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो कितना दिया है 2, तो यहाँ से क्या मिल गया कि मोल्स ऑफ Al2O3 ये कितना आ गया भाई, 1 मोल आ गया।
कितना आ गया, 1 मोल आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था इसका वेट बताना है, तो मोल से वेट निकालना हमें पता है, वेट ऑफ Al2O3। तो वेट निकालने के लिए क्या, वेट निकालने के लिए मोल्स, 1 मोल इनटू इसका मोलर मास। Al2O3 का मोलर मास कितना होता है भाई, तो अब इस सब का याद रखो बेटा। इसका याद रखने के लिए देखो Al कितना है 27 इंटू 2, ये एल्यूमिनियम हो गया, प्लस O कितना है 16 इंटू 3, Al2O3। तो 16×48 प्लस 54, ये हो गया 102। तो अब ये आ गया 102 को ऐड किया तो ये 102 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका वेट कितना आ गया भाई, 102 ग्राम। ये हमारा क्या है, वेट ऑफ Al2O3। समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को करने होंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लगाओगे खुद से, उतना ही प्रैक्टिस होगा और उतना ही अच्छे से आप काम कर पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, इसको आप नोट कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 मोल्स ऑफ SO2 एंड 5 मोल्स ऑफ O2 आर रिएक्टिंग, ये रिएक्ट कर रहे हैं विद ईच अदर टू फॉर्म SO3। SO2 और O2 मिलकर SO3 बना रहे हैं। डिटरमिन LR, आपको LR फाइंड करना है, वेट ऑफ ER फाइंड करना है, लेफ्ट जो बचेगा, और उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ SO3 बचेगा ये भी पता करना है। अब देखो इसको मैं शॉर्टकट तरीके से करूंगा, अभी मैं आपको स्टेप्स बताया हूं। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे हम लोग कुछ लाइंस में करके खत्म कर लेते हैं। देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, केमिकल रिएक्शन लिखना। तो देखो SO2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, SO3। ठीक है, सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं 3 है, इसको इवन बना देते हैं 2SO3। अब देखो वहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया, अगर यहाँ पे 2 टू या 4 + 2 6, ये हमारा बैलेंस तो हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमारी हो गई। अब देखो क्या है, कैसे हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। देखो पहले T = 0, मतलब जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो आपको दिया है कि इसके 5 मोल हैं, इसको 5 मोल हैं। जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो ये क्या था, 0 मोल। ठीक, जब हमारा T एंड हो गया, टाइम खत्म हो गया, जब हमारा पूरा ये रिएक्शन हो गया, तो अब हमारा क्या होगा, अब जब रिएक्शन हो गया तो अब हमें पता करना है कि LR क्या होगा। तो अब यहीं पे देखो हम लोग पता करते हैं, इसके मोल्स और इसके कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। 5/2, ये हो गया 2.5। इसका रेशियो निकालते हैं 5/1 = 5। अब देखो किसका मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कम है, इसका। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा LR हो गया, यही डिसाइड हो गया हमारा। फिर से देखो हमने क्या किया, इसका मोल दिया हुआ था, मोल बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाला, इसका 2.5 आया, इसका 5 आया, छोटा कौन 2.5, इसका मतलब ये LR हो गया, ये हमारा कंफर्म हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ER, ये हमारा कंफर्म हो गया। अब देखो जब हमारा रिएक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब LR तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इसका मतलब अब ये तो 0 बचेगा। अब ये तो जब ये LR हो गया तो इसका मतलब ये तो कंज्यूम हो जाएगा, ये तो 0 बचेगा, ये तो हमें पता चल गया। अब देखो अब हमें ये कितना बचेगा ये भी निकाल लेते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं कि ये डिसाइड करेगा कितना बचेगा, इसके कितने मोल्स हैं 5 माइनस। अब देखो ये कितना खर्च हुआ होगा, तो ये कैसे पता चलेगा कि 5 मोल इसके थे और हाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो गया 2, तो ये हो गया 5/2। इसका मतलब ये 5 - 5/2 2.5 मोल इसके बचे, 2.5 मोल इसके बच गए। अब देखो ये कितना बनेगा ये भी डिसाइड कर लेते हैं। तो अब ये कितना बनेगा, देखो अगर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, और इसका मोल्स अगर 5 था तो इसका मतलब ये भी 5 मोल ही बनेगा। अब आप निकाल भी लो फॉर्मूले से निकाल भी लो। क्या हमने पढ़ा था, मोल्स ऑफ SO2
अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल्स ऑफ SO3 अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये देखो 2 2 कैंसिल हो गया, तो इसके मोल्स कितने हो गए, जितना ये रहा होगा तो यहाँ से ये इसका 5 मोल्स बनेगा। अब देखो एक ही लाइन में हमने इक्वेशन में ही सारा चीज फाइंड कर लिया। अगर इसको भी निकालना चाहते हो तो इसको इसके बीच में वो लगा दो मोल कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ SO2 अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे मोल्स ऑफ O2 अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो अब देखो ये क्या हो गया, इसका आधा हो गया, तो ये इसलिए 5/2 माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब लेकिन हमसे पूछा क्या है कि भैया ये वेट बताना है, वेट बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर इसका वेट बताना है O2 का तो हम लोग क्या करेंगे, मोल्स में इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से। 32 दूनी कितना आएगा 160, 1 मिनट, हाँ 2.5 इंटू 32, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 80 ग्राम। 80 ग्राम ये O2 बचेगा, 80 ग्राम ये O2 बचेगा। और ये कितना बनेगा, तो इसको वेट ऑफ SO3 फॉर्म्ड, ये कितना हो गया, इसका मोल लिया, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया। SO3 का मोलर मास कितना होता है भाई 80, 400 ग्राम ये बना। अब यहां से एक चीज और हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, देखो रिएक्शन होने के बाद टोटल वेट कितना हो गया 400 ग्राम, तो ये रहा 80 ग्राम ये रहा, तो टोटल वेट हो गया 480 ग्राम। रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन ये वेट था टोटल का। अब बिफोर रिएक्शन की अगर हम बात करें, बिफोर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वेट ऑफ SO2 वेट कितना था भाई, इसको निकाल लीजिए, 5 मोल थे N2 SO2 का मोलर मास 64, ये कितना हो गया, ये हो गया 320, ठीक। और प्लस वेट ऑफ O2 ये कितना था 5 मोल ये भी था, और इसका मोलर मास था 32, तो ये हो गया 5 दूनी 10 15 15 16 160। तो अब ये देखो ये कितना आ गया 480। तो इससे मतलब ये समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ मास को ये एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब रिएक्शन से पहले जो मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास हमारे पास बचा है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन को आप शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हो, ये तरीका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इस पे बेस, तो जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको केवल इसके क्या करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, ठीक है। ओके।